हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हितेश दुबे आप सभी का फिर स्वागत करता हूं आदर्श परिवार एवं आधुनिक नालंदा यूपीएससी एवं स्टेट पीएससी निःशुल्क कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे करंट अफेयर सीरीज के आज के नेक्स्ट वीडियो पे हम चर्चा करने वाले हैं द हिंदू में आए हुए एक एडिटोरियल के बारे में, जो कि बात करता है वैश्विक प्लास्टिक संधि पर एक नए रूप देने के बारे में। यानी जो वैश्विक प्लास्टिक संधि है यानी ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी है, उसके बारे में बात की जा रही है। ट्रीटी क्या है साहब? ये अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी के ऊपर चर्चा की जा रही है, जिसके माध्यम से जो भी लोग इसको साइन करेंगे उनके ऊपर एक बाध्यता होगी, लीगल बाउंडेज होगी कि वे अपने देश में प्लास्टिक्स को टोटली बैन कर दें। अब हमने एक चीज़ तो जान ली, जितना प्रिपरेशन करते आ रहे हैं, कि कोई भी चीज़ एक्सट्रीम होगी उसको हमको अपनाना नहीं है, हमको बीच का रास्ता निकाल के चलना है। तो देखेंगे कि भारत बीच का रास्ता कैसे निकालता है। शुरुआत से देखें, कोल्ड वॉर का एरिया देख लें, हम शीत युद्ध का दौरान देखें, जब विश्व भी दो गुटों में बंट रहा था, भारत ने उसमें भी अपना जो गुट निरपेक्ष तीसरा बीच का रास्ता जो है वो निकाला था हमने। उसी प्रकार से किसी भी मुद्दे पे मुख्यतः भारत जो होता है ना, ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं होता है, चाहे वो किसी भी मुद्दे में हो, इंटरनेशनल लेवल पे हो या फिर कोई इकोनॉमी के मामले में हो। इकोनॉमी में ना तो भारत पूरी तरीके से पूंजीवादी है, ना तो पूरी तरीके से साम्यवादी, मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी है। उसी प्रकार से ये जो पर्टिकुलर टॉपिक चल रहा है, इसमें भी हम एक मिक्स्ड अप्रोच कैसे लेके चल सकते हैं, उसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले समझ लेते हैं कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको। कोई भी टॉपिक पढ़ने के लिए हमारे लिए सिलेबस में रिलेवेंस होनी चाहिए उसकी। तो हम देखेंगे जीएस पेपर 3 या फिर पेपर 4 में हम देखें तो जो इन्वायरमेंट का पोर्शन आता है, जिसमें इन्वायरमेंट कंजर्वेशन के बारे में बात की जाती है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशंस के बारे में चर्चा की जाती है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो प्लास्टिक वेस्ट है वो क्या है? एक इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ही तो है प्लास्टिक वेस्ट, तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देखें तो सोशल जस्टिस जो आता है हमारा जीएस पेपर 2 में, जो सोशल जस्टिस होता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि जो ये प्लास्टिक है, जो आप प्लास्टिक को बैन करने जा रहे हो, आज वर्तमान में प्लास्टिक जो है उसको कौन एकत्रित करता है? आप बोलेंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, नहीं, इनफॉर्मल तौर पर कौन इसको एकत्रित करता है? वो करता है वेस्ट प्लास्टिक पिकर्स, यानी जो कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं ना, प्लास्टिक को बीनते हैं, उसको लेके जाके बेचते हैं, उससे उनको पैसे मिलते हैं, उनकी आजीविका जो चलती है। उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन कर दिया हमने? तो एक दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है उसका भी, कि उनकी इकोनॉमी जो वो है, आज वर्तमान में जो इसकी रिसाइकलिंग होती है, प्लास्टिक जो है उसकी जो रिसाइकलिंग होती है, वो भी एक बहुत बड़ा पोर्शन हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है, हमारी जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। इसलिए इकोनॉमी के लिए भी बहरहाल इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डायरेक्टली तो नहीं, लेकिन इंक्लूसिव ग्रोथ का जो एक टॉपिक आता है, इंक्लूसिव ग्रोथ, समावेशी विकास, उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा। क्योंकि यदि ये पर्टिकुलर हमने इनिशिएटिव ले लिया तो यहाँ समावेशी विकास जो है वो एक तरीके से चैलेंज बनकर उभर सकता है समावेशी विकास के लिए, ठीक है। तो इसलिए भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशल जस्टिस के लिए भी। न्यूज़ का है पर्टिकुलरली हम समझें, जब प्लास्टिक प्रदूषण क्या लिखा गया है, जब प्लास्टिक प्रदूषण पर एक अंतर्राष्ट्रीय कानून रूप से बाध्यता संधि के लिए चर्चा की जा रही है। अभी हम चर्चा किसके बारे में कर रहे हैं? प्लास्टिक को एक बंद करने के लिए, प्रदूषण को कम करने के लिए एक बाध्यताकारी संधि को हम करना चाह रहे हैं। यह विचार करना महत्वपूर्ण है कि यह उन व्यक्तियों के लिए एक निष्पक्ष परिणाम का समर्थन कैसे कर सकता है जो अनौपचारिक रूप से कचरा एकत्र करते हैं और पुनर्चक्रित करते हैं। यानी क्या कहने का अर्थ है, जो वेस्ट प्लास्टिक पिकर्स हैं, जो इसको क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं, उसको पुनर्चक्रित करते हैं, रिसाइकल करवाते हैं, उनके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सोचने की आवश्यकता है हमको। अब जो एडिटोरियल राइटर हैं वो इसके बारे में चर्चा करते हैं कुछ डेटा का इस्तेमाल लेते हुए। आपको कोई भी उत्तर अगर शुरू करना है, सबसे अच्छी उत्तर की शुरुआत क्या होती है? डेटा। यदि हम डेटा से शुरुआत करें किसी भी उत्तर के, तो लग जाता है कि व्यक्ति प्रामाणिक है और जो उसका डेटा है वो भी प्रामाणिक है। ये परसुएशन का भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है, इसे हम परसुएशन इथिक्स में पढ़ते हैं ना, कि किसी व्यक्ति को आपको अगर विश्वास उत्पादन करना है, अनुनयन करना है उसका, तो उसको अपने प्रति विश्वास का उत्पादन करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? खुद की प्रामाणिकता को सिद्ध करना पड़ेगा। और खुद की प्रामाणिकता आप कैसे सिद्ध कर पाओगे? खुद की पॉजिटिव, खुद के लिए एक प्रामाणिक तथ्यों को रखकर आगे। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप अपने एग्जामिनर को क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने उत्तर के माध्यम से परसुएड ही तो कर रहे हैं कि जो हम कह रहे हैं उसको वो एक तरीके से अच्छी तरीके से उसको एब्जॉर्व करे, उसको एक तरीके से एक्सेप्ट करे और बाद में हमको नंबर दे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसे परसुएट करने के लिए पहले शुरुआत में कुछ डेटा देने पड़ेंगे, बाद में आप जो भी बातें इस डेटा के अनुसार बोलोगे वो प्रामाणिक हो जाएंगी, वो एक तरीके से ऑथेंटिक हो जाएगी। डेटा क्या कहता है यहाँ पर? OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में आपको पढ़ना है क्योंकि अब चर्चा में है तो इसको पढ़ना आवश्यक बन जाता है। रिवीजन का यही तरीका सबसे अच्छा है कि करंट अफेयर्स में जो टॉपिक आए उसको रिवाइज कर लो। तो OECD को आप रिवाइज कर लीजिएगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा उसको पढ़ लीजिएगा। OECD जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट ग्लोबल प्लास्टिक
आउटलुक के अनुसार, मतलब इसके जो ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक है इसके अंतर्गत आने वाला, उसके अनुसार प्लास्टिक कचरे का वैश्विक उत्पादन 2019 में 353 मिलियन टन था। अब इनके अनुसार क्या बताया उन्होंने, 2019 में कितना था इसका उत्पादन, 353 मिलियन टन, बहुत ज़्यादा होता है। 2000 की तुलना में 2 गुना से भी अधिक हो गया है, यानी 2000 में अगर अपन देखें तो उससे 2 गुना हो गया है। 2000 में यदि हम देखें तो कितना था, 2060 तक अगर बोले तो ये क्या है, 3 गुना होने की आवश्यक, मतलब संभावना बता रहे हैं। 2 गुना हो चुका है, पहले जो इससे आधा था अब 2 गुना हो गया है। 2060 तक तो 3 गुना हो जाएगा बताया जा रहा है। इसमें एक और चीज़ क्या बताई गई है, इसमें ये कहा गया है कि केवल, मतलब अगर बात करें 9% का पुनर्चक्रण किया गया है। जितना भी उत्पादन किया गया है ना 354 मिलियन टन, इसका केवल जो 9% है उसका हमने रिसाइकलिंग करी है। और इन रिसाइकलिंग में भी 50% को हमने क्या करा, देखो 9% की रिसाइकलिंग कर ली, 50% जो है उसको हमने लैंडफिल यानी जो भूमि होती है उसमें दबा दिया, और 19% को क्या करा, उसको कर दिया हमने किसी प्रकार से इसे जला दिया गया है ना, उसको जला के हमने उसको मैनेज करवाया। और 22% जो था उसको अनियंत्रित साइटों पर क्या करा हमने, डिस्पोज कर दिया, फेंक दिया, जिसमें वो नियंत्रित नहीं थी, और इससे हमें देखने को मिला। यानी केवल 9% जो है उसका मैनेजमेंट हम कर पा रहे हैं। बाकी का जो परसेंट है 91% जो है वो हम उससे अच्छी तरीके से उसका उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं, मैनेजमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आ रही है। एक और डेटा जो हमें और चौंका देगा वो क्या है, वो है डेटा किसका, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। उसके अनुसार ये भी बता रहा है वो कि ये जो 9% का पुनर्चक्रण करा है ना हमने, इसमें भी 85% पुनर्चक्रण करने के लिए जो मतलब जिन लोगों ने करा है वो ये है पुनर्चक्रण श्रमिक, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे ना, वेस्ट प्लास्टिक पिकर्स, जो हमारे यहाँ प्लास्टिक को वेस्ट लेकर जाते हैं, इन्होंने सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट करा 85%। ये 9% भी कर पा रहे हैं, उसमें 85% किनका योगदान है, वेस्ट प्लास्टिक पिकर्स का। अब आप कैसे इनके रोजगार पर वो कर सकते हैं, दबाव डाल सकते हैं, जब ये इतना बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं हमारी इकोनॉमी पर भी, और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट को भी बचाने के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो करते क्या हैं, ये जो वेस्ट पिकर्स होते हैं वो करते क्या हैं। ये क्या करते हैं, जैसे अपन ने वो पढ़ा था ना, एक इकोनॉमी पढ़ी थी हमने, कौन सी, सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में चर्चा की थी, जो रिसाइकल, रीयूज, इन सब के ऊपर चर्चा करती है। ये जो पुनर्चक्रण योग है, मतलब ये क्या करते हैं, जो भी ऐसा वेस्ट होता है जो कि रिसाइकलेबल है, उस सभी रिसाइकलेबल जो वेस्ट होता है उसको इकट्ठा करते हैं, उसके बाद उसको छांटते हैं कि उनमें से कौन कौन सी चीज़ें क्या है, प्लास्टिक की कौन कौन सी अलग अलग चीज़ें तो रिसाइकलिंग के लिए उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन करती है उसको आसान कर देते हैं। इकट्ठा करने का काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं करना, आप छांटने का काम म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को नहीं करना, नगर पालिका को नहीं करना। मतलब जो है उसको जब रिसाइकल कर लिया, उसको छांट लिया, उसके बाद उसको वापस से उठाकर वापस से ले जाने की जो काम है, मतलब 3 इंपॉर्टेंट काम है, बहुत समय मतलब टाइम टेकिंग वो है, वो हमारे इन्फॉर्मल सेक्टर ही हमारे लिए कर दे रहा है। उसको उठाकर फिर क्या कर देते हैं, जहाँ पर इंपॉर्टेंट, जहाँ पर जगह है रिसाइकलिंग की, वहाँ पर भेज देते हैं। तो ये अपशिष्ट प्रबंधन के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपशिष्ट प्रबंधन के आसपास वित्तीय बोझ के नगर पालिका बजट को कम करते हैं और बड़े पैमाने पर उत्पादकों, उपभोक्ताओं और सरकार के पर्यावरण जनादेश को सब्सिडी देते हैं। यानी कहने का अर्थ ये, जो काम हमारी जो सरकार कर रही है, जो नगर पालिकाएँ कर रही हैं, उनको एक हेल्प प्रोवाइड करवाते हैं। ये क्या है, जो वर्कर्स, वो इस तरीके से हमें हेल्प करवाते हैं। अब यदि हम देखें पर्यावरण न्याय और विकास केंद्र, यानी बोल सकते हैं इन्वायरमेंट जस्टिस एंड डेवलपमेंट सेंटर जो है, उसने भी क्या कहा है, उसने भी देखा है कि ये चक्रीय अपशिष्ट प्रबंधन यानी सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट समाधानों को बढ़ावा देते हैं। यानी जो हमारे सर्कुलर वेस्ट मैनेजमेंट है उसको क्या देते हैं, बढ़ावा ही देते हैं। आपकी बातों को आप एक संस्था का नाम लेके कहेंगे तो और प्रमाणिक हो जाएगा। तो आप नाम लें पर्यावरण न्याय और विकास केंद्र का, जिस वो कह रही है कि चक्रीय अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समाधान देखने को देते हैं। ये ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को भी कम करते हैं, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को भी कम करने का लिए मदद करते हैं। ये भी इसमें बताया जाता है। ठीक है, क्या दिया गया आगे, जो स्थिर और बहुमूल्य योगदान देते हैं ना, उनके प्रयासों से लैंडफिल और डंप साइटों में प्लास्टिक की मात्रा में काफ़ी कमी आई है, जिससे पर्यावरण में प्लास्टिक के रिसाव और प्रभावी ढंग से रोका जा सकता है। यानी कहने का अर्थ ये, जो आप जगह में, धरती में प्लास्टिक को दबा दे रहे हो, है ना, कुछ जगह पर जाकर पटक दे रहे हो आप। अगर मुख्यतः देखें शहरों के बाहर क्या होता है, बड़े बड़े ढेर लगे रहते हैं। अभी बड़े बड़े ढेर हैं, इनको समाधान क्या हो सकता है इनका, प्लास्टिक मैनेजमेंट जो करने का काम कौन करते हैं, हमारे वेस्ट पिकर, जो वेस्ट प्लास्टिक पिकर्स जो हैं वो करते हैं इसका काम। ठीक है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है।
आगे देखते हैं कि एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, एक संगठन है, इसका नाम है इंटरनेशनल अलायंस ऑन वेस्ट पिकर्स। अंतर्राष्ट्रीय ना ये अलायंस है। ये अलायंस क्या करती है, मुख्यतः जो वेस्ट पिकर्स यानी जो एक उठाने वाले जो काम करने वाले वेस्ट अपशिष्ट उठाने वाले लोग हैं उनके हितों के बारे में बात करती है। ये यूएनई है ना। प्लास्टिक संधि प्रक्रिया में एक मुखर भागीदार प्लास्टिक को संबोधित करने पर चर्चा में अनौपचारिक कचरा बनाने वाले अनौपचारिकता और एकीकरण का समर्थन करने का महत्व जोड़ देते हैं। यानी कहने का अर्थ ये जो मैं बता रहा था आपको कि जो वेस्ट पिकर में हैं उनका समाधान करने के लिए ये काम करता है, उनके राइट्स के बारे में बात करता है कि उनके लिए क्या क्या किया जा सकता है। आगे देखते हैं कि भारत की वॉइस क्यों इंपॉर्टेंट है, भारत क्या करना चाहिए, भारत को वर्तमान में भारत की क्या अप्रोच है। यदि अगर हम देखें, बहुत चर्चा में इन दिनों चला था ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण, उस ग्लोबल साउथ का लीडर बनकर उभर रहा है कौन, भारत। अब उस लीडर के होते होते मतलब ग्लोबल साउथ के एक प्रमुख प्रतिनिधित्व के रूप में भारत एक ऐसा दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है जो प्लास्टिक के उपयोग को पूरी तरह से समाप्त किए बिना क्या करता है, मरम्मत, पुनः उपयोग, रिफिल और रिसाइकलिंग को बढ़ावा देता है। मैंने आपसे कहा था भारत कोई भी एक्सट्रीम बात नहीं करता है, बीच का रास्ता निकालता है। तो हमने क्या करा, उसके पूरी तरीके से समाप्त ना करते हुए रिसाइकल, रीयूज, इन सब के ऊपर हम ज़्यादा प्रयास करते हैं। अब हमको करने की क्या आवश्यकता है, क्या हमको प्रयास करने की आवश्यकता है कि भारत को अपने जो ईपीआर है, ईपीआर क्या है अगली स्लाइड में समझेंगे, ईपीआर क्या है, मानदंडों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है ताकि अनौपचारिक कचरा बनाने वालों को कानूनी ढांचे में एकीकृत किया जा सके और यह सुनिश्चित करते हुए कि उनकी आजीविका सुरक्षित रहे और उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता मिले। हमें आवश्यकता है कि हमारी जो हमारी जो ईपीआर है ना, ईपीआर क्या है आगे पढ़ेंगे, जो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वो क्या है आगे पढ़ेंगे हम उसके बारे में। तो ये जो है क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें अपने इसके जो मानदंड है उनको सुधारने की आवश्यकता है। हम इसमें क्या करते हैं, मुख्यतः जो उत्पादक वर्ग है, जो मतलब मेन जो वर्ग है उसको हम ऐड करते हैं, उसके बहुत सारे प्रोविजन है जो उसमें ऐड करवाते हैं। तो हमें मुख्यतः ज़रूरत है कि इसमें हम सुधार करें, इनके जो नॉर्म्स हैं हम उसमें सुधार करें ताकि जो हमारे वेस्ट प्लास्टिक पिकर्स हैं इनके राइट्स को हम क्या कर सकें, कंजर्व कर सकें, बचा सकें। देखते हैं कि ये जो ईपीआर है वो क्या है। ईपीआर में क्या लिखा है, भारत में प्लास्टिक और विस्तारित उत्पादन जिम्मेदारी, भारत में क्या मतलब इसमें बोला जाएगा प्लास्टिक और विस्तारित उत्पादन जिम्मेदारी, या फिर ईपीआर का फुल फॉर्म इंग्लिश में क्या होगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है, इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है वो उसके द्वारा 2022 में पेश किया गया था। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था, 2022 में इसको पेश किया गया था जो बढ़ती प्लास्टिक कचरे की समस्या के निपटान के लिए लाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारा प्लास्टिक बढ़ता चले आ रहा है उसको हम कम करें। इसे देश में बढ़ती प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटाने के लिए लाया गया था, जिसके माध्यम से हमने क्या करा, जो प्लास्टिक उसको हमने मतलब हमारे अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी ऐसी अथॉरिटी है, ऐसी कौन सी निकाय है, ऐसा कौन सा प्राधिकरण है जो प्लास्टिक के मैनेजमेंट पे काम करता है, तो आप बताएंगे ईपीआर के बारे में कि ये जो संस्था है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मुख्यतः जो इस टॉपिक से संबंध में था हमने समझा कि जो प्लास्टिक मैनेजमेंट है उसके लिए हमारे भारत में कौन कौन से संस्थान है, और यहाँ पे बात की जा रही है कौन से की। अब देखिए आपको चिंतन ये करना है, सोचना ये है कि भाई एक है हम नियम लेकर आ रहे हैं, वो नियम क्या है कि हम प्लास्टिक को क्या करें, रोकने के लिए एक अधिनियम लेकर आए जो बाध्यकारी हो सभी देशों पर कि वो अपने यहाँ जो प्लास्टिक का प्रोडक्शन है उसको कम करें। ये तो एक पक्ष हुआ इन्वायरमेंट वाला। अब एक पक्ष कौन सा हो गया, अपना एक पक्ष निकल के आता है ह्यूमन वाला। एक ह्यूमन वाला पक्ष क्या निकल के आता है कि ह्यूमन में यहाँ पे हम देखें जो कई लोग हैं वो रोजगार प्राप्त करते हैं इसी प्लास्टिक को प्रबंधन करने के माध्यम से। क्या इस प्लास्टिक का अगर हम पूरी तरीके से बैन लगा देंगे तो अब इनके पास काम क्या बचेगा, ये किन चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करें, इन्वायरमेंट को ज़्यादा फोकस में लाएं या फिर ह्यूमन को ज़्यादा फोकस में लेकर आएँ। ऐसी परिस्थिति में हमको क्या करना पड़ता है, दोनों को बीच में लेके चलना पड़ता है। ये यूपीएससी क्या पूछता है आपसे कि इन्वायरमेंट और जो ह्यूमन डेवलपमेंट है इन दोनों को लेके आने के लिए एक साध्य रणनीति बताओ, एक फिजिबल स्ट्रेटेजी बताओ। अब वो फिजिबल स्ट्रेटेजी कैसे बता पाएंगे, जब इन सारे मुद्दों के ऊपर हम सोचेंगे, विचार करेंगे। ठीक है, आशा करते हैं टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और एडिटोरियल आया था, एक न्यूज़पेपर है क्रॉनिकल्स नाम से, है ना, सेंट्रल क्रॉनिकल्स नाम से। इसमें बात की गई थी हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में, है ना। क्या किया गया था, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बात की गई थी। इसमें डिटेल में बताया गया है कि जो एक हमारी संस्थान है, इसका संस्था का नाम क्या है,
विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी जो हमारा इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है, उसने क्या करा है, एक नोटिफिकेशन, एक नई वो निकाली है, जिसके माध्यम से उसने क्या करा है, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, उनको प्रबंधन करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपने कहीं इंश्योरेंस लिया हेल्थ वाला, है ना, अब आपने उसके लिए फ़ोन लगाया, आपको कभी उसकी ज़रूरत पड़ गई हॉस्पिटल में, आपने उसके लिए फ़ोन लगाया, तो उसके पैसे आने में, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देने में कई बार बहुत देर कर देती है, कई बार बहाने बना देती है कि आपने पहले नहीं बताया था कि आपको ये हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो इन सब चीज़ों के ऊपर विभिन्न जो है प्रकरण उसने करे, विभिन्न एस्पेक्ट्स उसमें करा, लेकिन वो उतना डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, क्योंकि यूपीएससी डायरेक्टली आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताओ कि हाल ही में निकाला हुआ जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या सुधार लेकर आए। इंपॉर्टेंट हम इसको क्यों देख रहे हैं, इसको इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक संस्थान है जो कि जिसका नाम यहाँ पे चर्चा में आया है IRDA, यानी जो इंडियन रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है ना, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण है, इसके बारे में हमको चर्चा करनी है, इसके बारे में जानना है। अब ये जो प्राधिकरण है उसको हम कब लाए थे, 1999 के जो IRDA अधिनियम है, इसके माध्यम से हमने इसको क्या करा था, लेकर आए थे। इसके मुख्य फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या काम करता है, ये करता है विनियमन और जो पर्यवेक्षण है, यानी कहने का मतलब है कि जो इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं उनको रेगुलेट करता है, यानी उनकी चीज़ों में देखता है कि क्या वो कहीं अच्छे, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने नॉर्म से भटक रहे हैं, जो उनको दिए गए हैं उनसे भटक रहे हैं, क्या उसके जो उत्पादक हैं, मतलब जो उसके उपभोक्ता हैं, उनको सही चीज़ें उपलब्ध करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं। ये विनियमन का काम करते हैं, परीक्षण करते हैं, पर्यवेक्षण मतलब उनका एग्जामिनेशन करते हैं कि वो सही तरीके से काम कर पा रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट काम क्या करते हैं, वो करते हैं पॉलिसी धारकों के हितों का संरक्षण, यानी जो पॉलिसी को ले रहे हैं उनके हितों का संरक्षण करने के लिए भी ये नॉर्म्स वो लेकर आते हैं। नेक्स्ट क्या है, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देते हैं, कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देते हैं। ऐसा ना हो कि जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसमें किसी एक ही कंपनी का क्या हो, वर्चस्व स्थापित हो जाए, तो उसके ऊपर भी ध्यान देता है ये संस्था। नेक्स्ट देखिए, बीमा उद्योगों का विकास करता है, नए नए जो बीमा उद्योग है उनको विकास करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट लाइसेंस जारी करता है कि कौन कौन इसमें लाइसेंस ले सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके ऑब्जेक्टिव हैं, मुख्यतः फंक्शंस के जो हैं ये है। यदि क्वेश्चन इसके संबंध में बनता है तो आप इसके बारे में बता सकते हैं डाटा, और इसके फंक्शंस के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, इसको समझना इंपॉर्टेंट था। आगे देखते हैं, और ये समझ लिया हमने पूरे एडिटोरियल। यदि आपको इन जो दोनों एडिटोरियल के बारे में हमने समझा है, इसका PDF चाहिए तो आप जा सकते हैं आदर्श परिवार का जो टेलीग्राम चैनल है, सर्च करेंगे आदर्श परिवार एंड मॉडर्न नालंदा, या फिर इस जो QR कोड है उसको आप स्कैन कर लेंगे तो डायरेक्टली इस चैनल पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स का जो PDF होता है वो प्रोवाइड करवा दिया जाता है। साथ ही साथ जो लाइव क्लासेस चलती हैं ऑनलाइन पे, जब सुबह 8 बजे से 10 बजे तक लाइव क्लासेस चलती हैं, और भी विभिन्न क्लासेस जो है अपलोडेड की जाती हैं, उनका भी जो PDF होता है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाता है। यूपीएससी का जो सिलेबस के मुख्य पोर्शंस होते हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री हुआ या फिर इथिक्स हुआ, ये सारे जो पोर्शंस हैं मेन सब्जेक्ट्स के यहाँ पर कवर करा दिए गए हैं। प्लेलिस्ट में आप इसको देख सकते हैं, और जो विभिन्न सब्जेक्ट्स रह गए हैं उनको भविष्य में कवर करने का भी ये प्रयास जारी है। तो आपको अगर इसमें कोई टॉपिक समझना है तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन, जो यूट्यूब के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन, वहाँ पर जाकर कवर कर सकते हैं। आगे देखिए कि आपको यदि फ्री मतलब ऑफलाइन क्लासेस जो है उनके बारे में चर्चा करनी है कि ऑफलाइन क्लासेस कहाँ चल रही हैं आपके ज़िले में और आप कैसे अटेंड कर सकते हैं, तो उन संबंध में आप जो है इस नंबर पर फ़ोन करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज की चर्चा की समाप्ति करेंगे थॉट ऑफ द डे से, परीक्षित भारती सर के एक कथन से, जो कि क्या है, दबाव में उत्पादकता कम हो जाती है। उत्पादकता मतलब पोटेंशियल जो आपका होता है ना, प्रोडक्टिविटी जो होती है आपकी, वो कम हो जाती है। दबाव में उत्पादकता कम हो जाती है, और बिना दबाव के उत्पादकता में बहुत तेज़ी से वृद्धि होती है। यानी कहने का अर्थ क्या है, जो हम समझते हैं ना कि ये हमारा हार्डवेयर, ये हमारा सॉफ्टवेयर, हम क्या करते हैं, कई बार हमारे सॉफ्टवेयर में दिमाग में ज़बरदस्ती का फालतू का टेंशन लेकर चलते हैं दिमाग में कि ये करते हैं वो करते हैं ना, आगे की सोचते हैं बहुत ज़्यादा। इसी को एक बुक है जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स, है ना, बहुत प्रचलित बुक है, लोग बहुत पढ़ते हैं उस बुक को, इंटरनेशनली बहुत चलती है। उसमें कॉन्सेप्ट आता है, उसमें बोलता है वो कि फोकस ऑन सिस्टम रादर देन गोल। आप लक्ष्य पे ज़्यादा फोकस मत करो, लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो प्रक्रिया है उस पर ज़्यादा फोकस करिए। वही कहना चाहते हैं कि आप कई बार हम क्या करते हैं, जो लक्ष्य होता है उसी का भार दिमाग में बिठा के रख लेते हैं कि हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, लेकिन जो उसकी प्रोसेस होती है उस प्रोसेस पे हम कई बार ध्यान देना रह जाता है हमें। तो यदि हम दिमाग में ज़्यादा लोड लेकर चलेंगे तो क्या होगा, लोड लेकर चलने से हमारी उत्पादकता गिर जाएगी, प्रोडक्टिविटी गिर जाएगी, यानी जो काम आप कर सकते थे वो काम उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो बिना दबाव के हमें अपने फोकस करना है किस पे, सिस्टम पे, गोल पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। तो आशा करता हूँ ये एडिटोरियल आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इससे संबंध में कोई डाउट है आपको तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, और इसी प्रकार के और नए एडिटोरियल के साथ मिलेंगे बहुत जल्द। बाय बाय।